चलो दोस्त, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा सेतु। शिक्षा सेतु के इस लेक्चर में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। और आज का लेक्चर काफी खास है। आज के लेक्चर आप देख सकते हैं मेरे दोस्त, गणित यानी कि क्लास 10 फाइनल परीक्षा 2025 के लिए गणित लेके आए हैं, मैथ लेके आए हैं। ये पूरे मैथ्स में, क्योंकि आपको खुद पता है मैथ में किस तरह से क्वेश्चन आता है, आपको पता है कि नहीं। क्लास 10 के बिहार बोर्ड की बात करें, चश्मा उतार दूं क्या? उतारना इसलिए पड़ रहा है मुझे क्योंकि आज ब्लैक में पढ़ाएंगे। बैकग्राउंड ब्लैक होगा, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। इसलिए क्लास 10 के फाइनल परीक्षा जो होता है उसमें कितने कितने क्वेश्चन आते हैं तो समझो। यहाँ पे जो क्लास चलेगा 100 VBA सब्जेक्टिव लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर। और यह लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, ठीक है ना, कैसे आएंगे आपके एग्जाम में। और पूरे क्वेश्चन यहां से आएगा 100% गारंटी के साथ। मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है ना। देखो आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो बिहार बोर्ड की बात करें तो 10th की मैथ की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। आप देखना 10th मैथ, ये समझना आपको बहुत अच्छा है। 10th के मैथ में तीन तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक तो आते हैं एमसीक्यू, एमसीक्यू जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, पहला। दूसरा का होता है लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर, जिसको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन लिख देता हूं, जिसको लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर कहा जाता है। एक होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। याद रखना शॉर्ट लॉन्ग में फर्क। आप ये लघु उत्तरीय है या दीर्घ उत्तरीय। लघु उत्तरीय मतलब 2 नंबर वाला, दीर्घ उत्तरीय मतलब 5 नंबर वाला, ऑब्जेक्टिव मतलब 1 नंबर वाला, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव तो आपको 100 आते हैं, ठीक है ना। और जो लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 30 क्वेश्चन, जिसमें से 15 का जवाब देना है। तो यह 30 क्वेश्चन की ही क्लास ले रहा हूं मैं। अगर यह 30 क्वेश्चन क्लियर करना है तो आपको 100 क्वेश्चन मात्र पढ़ना है। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। अगर 100 क्वेश्चन यहां से आप क्लियर कर पा रहे हो तो बिल्कुल आप अच्छे अच्छे नंबर गेन कर सकते हो, ठीक है ना। तो यह 30 क्वेश्चन कैसे क्लियर होगा? तो आपको मात्र 100 क्वेश्चन आपको पढ़ना है, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए फटाफट और बनाने के प्रयास करना तो, ठीक है ना। चलिए हाँ। देखो ये सब नोट्स और क्लासेस के लिए कॉल आ रहे हैं, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, इसलिए प्लीज इसको देखिए एक बार क्वेश्चन को। हम अभी आपको सॉल्व करने के प्रयास करते हैं। अभी देख सकते हो, अभी अभी चल रहे हैं थोड़ा सा। चलिए तो मेरे दोस्त क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहा या किसी एपी का, एपी मतलब समांतर श्रेणी, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, क्या कहा? 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। क्या कहा? 17वां पद 10वें पद से कितना है? 7 अधिक है। अगर आपका 10वां पद जितना वैल्यू है, मान लेते हैं, माना कि यहां पे देखना क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा ही। क्या लिखेंगे यहां पे? लिखेंगे माना कि 10वां पद, 10वें पद को हम A10 लिखेंगे। A10, A10 मतलब A होता है प्रथम पद, अगर नीचे 10 लिख देंगे तो ये 10वां पद हो गया। तो 10वां पद, माना कि 10वां पद, ठीक है ना, यानी कि आप 10वां पद लिख सकते हैं या A10 लिख सकते हैं। 10वां पद इक्वल टू एक्स, एक्स मान लिया। और 10वां पद आपका एक्स हो गया, तो 17वां पद क्या कह रहा है कि यानी कि 10वां पद से 7 अधिक है। यानी कि इसीलिए इसीलिए A17 क्या होगा? या प्रश्न से, यहां से लिख सकते हैं प्रश्न से, प्रश्न से, यानी कि प्रश्न कह रहा है कि जो आपका 10वां पद है उससे 7 अधिक है 17वां पद, यानी कि A17 कितना हो जाएगा? x+7 हो जाएगा, हाँ या ना। क्योंकि आपको खुद पता है क्वेश्चन ने कहा कि 17वां पद है, 10वें पद से 7 अधिक है, क्वेश्चन कह रहा है। तो मान लेंगे कि 10वां पद आपका x है, तो 17वां पद क्या होगा? x+7 हो जाएगा, है ना। चलिए अब चलिए मेरे दोस्त क्या करेंगे, तो 10वां पद के लिए सूत्र दिया जाता है। तो क्या लिखेंगे? A10 बराबर, आपको A10 का जो सूत्र हो जाएगा क्या होगा? इसके लिए ज्ञात करने का सूत्र होता है, यानी कि 10वां पद किसी समांतर श्रेणी का ज्ञात करना, तो उसका सूत्र होता है A प्लस
n माइनस वन इंटू डी होता है, यही तो होता है। तो देखो n का वैल्यू आपको पता है 10, क्योंकि 10वां पद ज्ञात करें तो a10 बराबर क्या है, a10 बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त। और देखो a10 का वैल्यू दे रखा है, a10 का वैल्यू अगर हमको ज्ञात करना है तो a10 का वैल्यू x दे रखा है, तो a10 का वैल्यू x डाल देंगे और यहाँ पे a रह जाएगा प्लस n का वैल्यू क्या है, क्योंकि 10वां पद ज्ञात कर रहे हैं तो 10 माइनस वन यानी कि 9 हो जाएगा 9d। यह समीकरण 1 मान लेते हैं। अगर समझ ना आए तो फिर से समझने के प्रयास करना, ठीक है ना। मेरे दोस्त कहा गया कि 10वां पद जो है, 10वां पद है, जो भी 10वां पद मान ले a रहे b रहे कुछ भी हो सकता है, तो 10वां पद जो भी है उससे 7 अधिक है 17वां पद। तो माना कि 10वां पद x है तो 17वां पद क्या होगा, x प्लस 7। तो 10वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, या 10वां पद ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा a प्लस 9d। यही तो होता है, क्योंकि जो भी पद ज्ञात करना उससे एक कम करके ज्ञात होता है, यानी कि a प्लस 9d। तो a प्लस 9d, लेकिन 10वां पद क्या है, 7 है, तो ये 7 डाल दिया। यहां तक समझ में आ गया। अब देखेंगे पुनः, क्या कहेंगे पुनः। पुनः जो है a17 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि a17 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 16d हो जाएगा। यही तो होगा। अब डी क्या है आपको मैं बता देता हूं, ए क्या है। ए आपका प्रथम पद होता है, डी आपका सार्वंतर होता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन क्या क्या सार्वंतर ज्ञात करना है, तो हमको डी ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे a17 बराबर क्या होगा, देखो 17वां पद, क्योंकि ए एन का जो फॉर्मूला होता है, आपको ए एन का जो फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है ना। अगर n के जगह हम a17 डाल दिए तो क्या हो गया, a प्लस n के जगह 17 हो जाएगा, 17 माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, यानी कि a17 का वैल्यू जो हमारा आएगा a प्लस 17 में से एक घटेगा 16d आएगा, यही तो आएगा। a17 बराबर a प्लस 16d हो गया। चलिए दूसरी तरह a17 बराबर a प्लस 16d। देखो a17 का वैल्यू दे रखा है, a17 यानी कि 17वां पद जिसको कहते हैं, 17वां पद x प्लस 7 है, यानी कि हमको 17वां पद यहाँ पे x प्लस 7, x प्लस 7 इक्वल टू क्या है, a प्लस 16d हो जाएगा, यही तो होगा, है ना। चलो अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, x को इधर रखकर 7 को उधर फेंक देते हैं। तो x को इधर रखेंगे, आप देखना आराम से। देखो अब क्या करेंगे, x प्लस 7 इक्वल टू a प्लस क्या 16d है। x को इधर रखेंगे तो x इधर है, 7 उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि a प्लस 16d माइनस 7 हो जाएगा, यही तो होगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। देखो समीकरण और 2 में, समीकरण 1 और 2 में कुछ ना कुछ आपको नजर आ रहा होगा। देखो समीकरण 1 को 2 को जो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, समीकरण 1 देखो और समीकरण 2 देखो, समीकरण 1 यह है, 2 यह है, मैं आपको इसको घेर भी सकता हूं, ठीक है ना। देखो ये समीकरण 1 है आपका, है ना, ये समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है कि नहीं, ये आपका समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 में देखोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, यानी कि राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, क्योंकि x बराबर a प्लस 9d है और यहाँ x बराबर a प्लस 16d माइनस 7 है, यानी कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, यानी कि राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो समीकरण, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस 9d इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 16d, 16d माइनस 7 हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ, दोनों समीकरण के बराबर, यानी कि राइट हैंड साइड बराबर होगा। देखो ध्यान से समझना, दोनों तरफ a है तो इसलिए a से a कट जाएगा, तो बचेगा क्या, इधर d है तो यहाँ पे 9d रहेगा, 16d इधर आएगा तो माइनस 16d हो जाएगा, इक्वल टू में क्या है, माइनस 7 है, ठीक है। आगे बढ़िए, अब देखो 9d में से 16d घटेगा तो आपको आराम से आ जाएगा, 9d में से अगर 16d घटेगा तो कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि माइनस 7d हो जाएगा, माइनस 7d हो जाएगा, इक्वल टू क्या है, माइनस 7। माइनस माइनस दोनों तरफ प्लस हो जाएगा, यानी कि d बराबर जो हो जाएगा -7 बटा, क्योंकि -7 नीचे आएगा तो -7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि d के बराबर वैल्यू 1 आया। और d क्या होता है, d आपका सार्वंतर होता है, मैं कितना बार बता चुका हूं। और याद रखना
मैं आपको चैप्टर वाइज जब पढ़ाया था उस समय भी ये चीज को बताया था कि डी जो होता है आपका सार्वंतर होता है, ए आपका क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो ये आपका बनकर रेडी है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो निश्चिंत होकर, बिल्कुल अच्छे तरीके से आराम से, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया कि नहीं? समझ में नहीं आया कि एक बार कमेंट करना, सर समझ नहीं आया फिर से समझाइए। मैं फिर से बता देता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो यानी कि मान लीजिए 10वां पद अगर x है तो 17वां पद क्या होगा, x+7 हो जाएगा, हाँ है ना। तो 10वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है, 10वां पद बराबर होता है, सीधा डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, an का फॉर्मूला होता है, यानी कि an का फॉर्मूला अगर यहाँ पे डायरेक्ट an ज्ञात करना होता है, लेकिन a10 ज्ञात करना है तो आपका a+9d होता है। यानी 10वां पद ज्ञात करने का सूत्र होगा a+9d, तो a+9d, लेकिन 10वां पद का वैल्यू x है तो x बराबर a+9d। 17वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a+16d, जितना ज्ञात करना है उसमें से एक घटकर d गुना होता है। a क्या है, प्रथम पद है, d क्या है, सार्वंतर है। और देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे a17 का वैल्यू दे रखा है यहाँ पर, तो a17 का वैल्यू x+7 है, इक्वल टू a+16d। 7 को उधर कर दिए तो x बराबर a+16d माइनस 7। अब देखो समीकरण 1 और 2 को देखो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर यानी कि राइट हैंड साइड बराबर, तो आराम से d का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, आगे चलते हैं। देखो समझ ना आएगा तो कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, हो सकता है कि एक क्वेश्चन समझने में दिक्कत होते हैं बहुत बंदे को, तो प्लीज आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है, इसलिए कृपया करके आप लोग थोड़ा धैर्य बना कर रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा, अगला क्वेश्चन आपसे कहा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखोगे तो हिल जाओगे भाई, इतना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है समीकरण युग्म 2x, समीकरण युग्म क्या क्या सा है, तो मैं आपको यहाँ पे समीकरण दिखाता हूं, यह है एक समीकरण है, दूसरा का समीकरण आपका यह है, ठीक है ना। 2x+3y इक्वल टू 17, उसका 3x माइनस 2y का 6, ग्राफ विधि यानी ग्राफ खींचकर हल करें, यानी कि x और y के वैल्यू फाइंड तो करना है लेकिन ग्राफ खींचकर, तो ग्राफ खींचकर कैसे हल हो सकता है, चलो सीखते हैं। ग्राफ विधि अगर जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो कोई बात नहीं। तो इसमें दो समीकरण दे रखा है, तो पहला समीकरण आपका दे रखा है 2x+3y इक्वल टू 17, समीकरण 1 है, ठीक है ना। उसका बाद एक समीकरण 2 है, तो पहले समीकरण 1 में क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 में x का वैल्यू डालकर चेक करते हैं। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, x इक्वल टू अगर हम 0 पुट करते हैं, 0 रखने पर अगर x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा, x बराबर 0 रख दीजिए इसमें। अगर x बराबर 0 रखेंगे, पहली बात एक और समझ लेना, हम उतना ही वैल्यू रखेंगे, मन में चेक करेंगे कि कितना वैल्यू डाला जाए ताकि हम y का वैल्यू दशमलव में ना आए, ताकि ग्राफ खींचने में आसानी हो। ऐसा नहीं कि ग्राफ खींचने में टेंशन वाला बात हो जाए। अगर हम x बराबर 0 डालते हैं, अधिकतम बच्चा यही करता है कि 0 डालेगा, 1 डालेगा, तो अगर हम 0 डाल देते सपोज x का वैल्यू, तो यह 0 हो जाएगा, तो आपको यह 17 में 3 से भाग नहीं लगेगा, तो 17/3 आ जाएगा, जो आपको ग्राफ खींचने में कठिनाई होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, x का वैल्यू हम 0 ना रखकर 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, x का वैल्यू हम 1 रखेंगे, ताकि हमारा x का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे देखो 2, तो क्या होगा, x बराबर अगर हम 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा गुने 1 प्लस 3x, 3y इक्वल टू 17। अगर y का वैल्यू फाइंड करेंगे 17 हो जाएगा। अगर 2x 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस जाएगा, यानी कि 3y बराबर हो जाएगा 17 माइनस 2 हो जाएगा, और 3y बराबर हो जाएगा आपका 15, ठीक है ना। और ये 3 से कट जाएगा 15, 5 मरतबे, यानी कि y का वैल्यू आएगा 5, ठीक है, एक हो गया। फिर इसमें एक और समीकरण लिखते हैं, चलिए एक और समीकरण क्या होगा देखना। फिर अब क्या करेंगे, हम x का वैल्यू कुछ और डाल के चेक करेंगे, x का वैल्यू 2 डालते हैं तो क्या होगा, या y का वैल्यू हम 2 डाल के चेक करते हैं। देखो सबसे पहले x का वैल्यू फाइंड हो गया तो y की वैल्यू आ गया, ठीक है ना। तो एक खंड बनाया जाता है, मैं आपको बनाकर बताता हूं। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे अब एक और चीज डालना है इसमें, एक एक चीज और डालेंगे, क्या है कि दो आपको पॉइंट ज्ञात करना पड़ेगा। एक पॉइंट ज्ञात हो गया जो आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखो x का वैल्यू क्या डाले हैं 1, तो y का वैल्यू आ गया आपका 5। एक और वैल्यू पॉइंट का याद करना पड़ेगा, तो अब क्या करते हैं, x बराबर या y बराबर जो भी है, y बराबर,
और y बराबर कितना रखेंगे कि फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आना चाहिए। जैसे कि y के वैल्यू कितना डाल दे, y के वैल्यू अगर 1 डाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, y के वैल्यू 1 डाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, घटेगा 17 यानी कि 7 आ जाएगा। यानी कि y बराबर 1 रखने पर तो क्या होगा यहाँ पे, यह 2x रहेगा, 2x प्लस क्या होगा, y के वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 में 1 से गुना करेंगे, 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 17, 17 में 3 घटेगा यानी कि 2x बराबर हो जाएगा 17 माइनस 3 घटेगा तो 14 हो जाएगा, और 2 से 14 कटेगा 7 मतलब यानी कि x का वैल्यू जो आया आपके पास 7 आया। कितना है मेरे दोस्त, x का वैल्यू आपके पास 7 आ गया, x का वैल्यू 7 आ गया। यानी कि हम की जो y का वैल्यू 1 डाले हैं, y का वैल्यू क्या किए हैं 1 डाले हैं, y के वैल्यू 1 डाले हैं तो x बराबर 7 आ गया। यानी कि एक समीकरण हल हो चुका है, दूसरा का समीकरण हल करने के प्रयास करते हैं। चलिए दूसरा का समीकरण आपके पास जो है वो क्या है, 3x है माइनस 2y है इक्वल टू 6 है। हो सकता है कि एक बार में समझ में दिक्कत हो सकता है, ये समीकरण 2 है हमारा। अब क्या करेंगे, x में भी कुछ ना कुछ वैल्यू डालेंगे। अगर हम बाय द केस x का वैल्यू हम 0 डाल देते हैं, और x का वैल्यू अगर 0 डालेंगे, x बराबर 0, तो अगर x का वैल्यू 0 डालते हैं तो क्या y का वैल्यू दशमलव में तो नहीं आ रहा है, माइनस में चलेगा लेकिन पूर्णांक होना चाहिए ताकि ग्राफ खींचने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि देखो x बराबर 0 डालेंगे, ये 0 हो जाएगा तो y का वैल्यू -3 आएगा। देखो तो यह हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा, x के वैल्यू 0 डालेंगे तो यह 0 हो जाएगा, -2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 6 हो जाएगा। y के वैल्यू फाइंड करेंगे तो -3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, क्योंकि -2 से 6 को काटेंगे 3 मरतबे कटेगा, -3 मरतबे, यानी कि y के बराबर कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, फिर इसमें क्या करते हैं, अब y का वैल्यू 4, क्योंकि x और y का वैल्यू आ गया, x और y का वैल्यू आ गया, तो अब चेक करना है एक और इसी समीकरण में, यानी कि समीकरण 2 में ही, ये समीकरण 1 था, 2 में ही क्या करेंगे, y का वैल्यू डाल के चेक करेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट चाहिए, इसमें 2 पॉइंट, इसमें भी 2 पॉइंट, क्योंकि एक पॉइंट तो ज्ञात हो चुका है। मैं अगर यहाँ पे देखूं, x है, y है, चलिए तो एक पॉइंट ज्ञात हो चुका है, एक पॉइंट x बराबर 0 है, तो y बराबर आपका -3 है। तो अब एक और ज्ञात करना है, तो अब क्या करते हैं, x का वैल्यू डालना है, चाहे y का वैल्यू जो डालना है मन करे वो डाल दीजिए। अब y बराबर क्या डाल देते हैं हम यहाँ पे, y बराबर 0 डाल देते हैं, y बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, तो y बराबर 0 डालेंगे तो देखो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x 3x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y के वैल्यू 0 डाले हैं इसमें, तो 2 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, आएगा कि नहीं, यानी कि यहाँ पे y का वैल्यू इसमें डाले 0, y के वैल्यू 0 डाले तो x का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, तो ये दोनों समीकरण का अपना अपना पॉइंट क्या हो गया। अब क्या करना है, ग्राफ खींचना है, और ग्राफ खींचने पर जो कटान बिंदु आएगा वो आंसर होगा, यही तो होता है। तो चलो मैं यहाँ पे खींचता हूँ ग्राफ। ग्राफ खींचने के लिए सिंपल बेस में यहाँ पे हम लाइनिंग पालेंगे, चलो देखते हैं। और एक और चीज, y बराबर क्या है, 3 है, -3 है, तो हमको ध्यान रखकर खींचना पड़ेगा लाइनिंग को। चलिए ये हो गया, खिंचा गया हमारा। अब देखते हैं, आपको खुद पता होता है ये आपका 0 होता है, और पॉइंट अगर खींचना है तो इस तरह से हम पॉइंट को डाल सकते हैं अपने तरीका, अपने मन मर्जी से। 1 है, ठीक है ना, अगर आप चाहो तो इस तरह से भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नीचे भी डालना है तो डाल सकते, इधर भी हम डाल देता हूँ एक दो, नीचे डालना छूट गए हैं, क्योंकि आपके पास ग्राफ होगा तो ग्राफ बनाना बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन आपको 2 मार्क्स में कोई ग्राफ नहीं मिलेगा। चलिए तो अब थोड़ा नामकरण करते हैं, कौन क्या होता है आपको पता ही होता है।
यह आपका x होता है, ठीक है, यह आपका x डैश होता है, या y होता है, या y डैश होता है, ठीक है ना, ये चीज है। और नंबरिंग की बात करें तो थोड़ा सा नंबरिंग कर देता हूं मैं। यहाँ पे यह 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। उसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5। उसी तरह से यहाँ पे -1 -2 हो जाएगा, नीचे भी यहाँ पे -1 -2 -3 -4 इसी तरह होता है। अब देखो पॉइंट चेक करते हैं, अब क्या क्या पॉइंट में है आप चेक करिए। सबसे पहला इस समीकरण की बात करें तो आपका x बराबर 1, यानी कि x के जगह आपका 1 यहाँ है, x के बाद देखो 1 यहाँ है, ये 1 है, और y की जगह 5, यानी कि x1 y5, यानी कि यहाँ पे बिंदु आ रहा है। देखो चेक करो फिर से, मैं बताया आपको x1 यानी कि x की तरफ 1 बढ़ना है और y की तरफ 5 बढ़ना है, तो 1 और 5 एक पॉइंट आ गया। दूसरा का पॉइंट है x बराबर 7, यानी कि x के जगह यहाँ पे यहाँ 7 है, x के जगह 7 बढ़िए और y की तरफ 1 बढ़िए, यानी कि x की तरफ 7 y की तरफ 1, यानी कि हमको यहाँ पे बिंदु प्राप्त होगा, यहाँ पे। और ग्राफ खींच दीजिए, दो बिंदु हो गया, अब खींचिए ग्राफ इस पे। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ खींचा गया। अब देखो, एक तो ग्राफ खींचा गया, मतलब एक तो लाइन खींचा गया, दूसरा का क्या है, और मैं आपको यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ। यह जो पॉइंट है आपका, यह आपका 1 था और 5 था, 1 5 था, और यह जो था पॉइंट, यह आपका था, आपका 7 था और 1 था, 7 1 था, ठीक है। और दूसरा का आप देखो, दूसरा का में क्या है, x बराबर 0, यानी कि x बराबर 0 यह पॉइंट है, और x बराबर 0 और y बराबर क्या, -3। x बराबर 0 y बराबर -3, यानी कि यह पॉइंट आएगा हमारा, ठीक है, यह वाला पॉइंट। x की तरफ 0 बढ़ना है, y की तरफ -3 बढ़ना है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा का पॉइंट क्या है कि x बराबर 2 बढ़िए, तो x बराबर 2 बढ़ रहे हैं, और y बराबर 0, यानी कि यह दूसरा का पॉइंट यह हो जाएगा। इस पर ग्राफ खींच दीजिए। तो ग्राफ खींचने में समय लगे रहेंगे, क्योंकि हमको बताना नहीं है, सिर्फ आपको समझाना ना है, तो इस प्रकार से आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब जो कटान बिंदु है वह आपका आंसर आ गया, जो कटान बिंदु है वह आंसर आ गया। लगभग आपको किस पर कट रहा है, तो इस पर कट रहा है। देखो कटान बिंदु कितना है, ये जो कटान बिंदु है, यह कटान बिंदु, ठीक है ना, याद रखना कटान बिंदु, इसी को यही आंसर होता है, क्या होता है, यही आंसर होता है। तो कटान बिंदु क्या है, देखो x के तरफ क्या है, x के तरफ 4 है, और y के तरफ क्या है, y के तरफ 3 है, तो x इंटू 3। तो आंसर जो हो गया आपका, आंसर जो होगा कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 3, हाँ सॉरी, x का वैल्यू 4, x की तरफ क्या है 4 है, y की तरफ 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3, देन आंसर, ये आंसर आ गया आपका। ऐसे ग्राफ में आपको पढ़ाया भी हूँ, फिर से पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। आपको समझ में आया कि नहीं, तो समझ में आया आना चाहिए। एक दिन में कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। आज पहले ही क्लास चल रहा है मैथ का, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का है, तो प्लीज आप लोग थोड़ा समय देना, धैर्य रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको पूरी तरह से समझ नहीं आएगा। 100 क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो ऐसे ऐसे 2-3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे, तो आप थोड़ा सा इसको पीछे करिए, फिर से देखिए, क्योंकि मैं फिर से समझाने लगूंगा तो और क्वेश्चन में समय ज्यादा लगेंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन पढ़ाने में आधे घंटे लग रहे हैं, ठीक है ना। प्लीज थोड़ा सा हमको कोऑपरेट करना अपने आप को प्लीज, और थोड़ा सा बैक करना। मैं फिर से एक बार समझाता हूं। अब क्या करना है, समीकरण 1 देखो, फिर से समझा देता हूं, आंसर आ चुका, समझ लिए कैसे बनाना है। तो जो भी समीकरण देगा, तो पहले समीकरण को लिख लेना, और पहले समीकरण में x और y का वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो, एक ही डालना है। x का वैल्यू डालेंगे तो y का वैल्यू, x का जिस ये समीकरण हमारे पास है, ये समीकरण आपके पास है, इस समीकरण में क्या करना है, x का वैल्यू कुछ भी डाल दीजिए, तो y का वैल्यू आपको ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से खंड बना लीजिए, फिर आपको y का वैल्यू कुछ डाल दीजिए, x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, इस तरह से खंड बना लीजिए, क्योंकि हर समीकरण के कम से कम 2 पॉइंट पता होना चाहिए, 2 पॉइंट होगा तब ना खिंचाएगा। जैसे कि मान ले हमारा एक पॉइंट है,
और दूसर का पॉइंट पते नहीं है तो किधर खींचेंगे, इधर खींचेंगे कि इधर खींचेंगे। तो दूसर का पॉइंट भी पता होना चाहिए, तब नहीं एगो पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तब नहीं लाइन खींचेगा इधर। अगर एगो पॉइंट पता है, दूसर का पॉइंट पता नहीं है तो कहाँ खींचेगा। तो कम से कम 2 पॉइंट पता करिएगा दोनों समीकरण का, और एक समीकरण का लाइन और दूसरे के समीकरण का लाइन खींचकर जो कटान बिंदु आएगा, जो कटेगा दोनों इक्वेशन, वही आंसर होता है। ठीक है ना, तो समझ में आया होगा, मुझे इतना आशा है। आगे चलते हैं, क्योंकि धीरे धीरे सब समझ में आएगा, एक दिन में कुछ नहीं हो सकता। अगले का क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, आपको मैं बताता हूं, देखो कैसे। आइए, दूसरा का क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन देखना बहुत इजी है, बहुत प्यारा सा, कि दो संख्याओं का मौसा 13 है। यानी कि दो संख्या, मान लिया कि संख्या हमारा क्या हो सकता है, ए बी हो सकता है, अल्फा बीटा हो सकता है। तो दो संख्याओं का मौसा 13 है और लौसा क्या है। तो याद रखना, दो संख्याओं का मौसा, हम्म, दो संख्याओं का मौसा, मौसा बराबर क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, दो संख्याओं का मौसा बराबर 13, और दो संख्याओं का लौसा, लौसा बराबर क्या है, 182। और कह रहा है कि एक संख्या क्या है, 16 है, पहली संख्या 16 है, और पहली संख्या इक्वल टू 26 है, सॉरी 26। तो कह रहा है दूसरी संख्या क्या होगा। तो दूसरी संख्या इक्वल टू व्हाट, ये दूसरी संख्या ही प्राप्त करना है। ये दूसरी संख्या क्या होगा, यही प्राप्त करना है। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लौसा गुने मौसा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, गुणनफल बराबर लौसा गुने मौसा। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल गुने लौसा गुने मौसा। तो पहली संख्या तो आपको पता है, दूसर की संख्या पता नहीं। तो पहली संख्या अगर मान ले, पहली संख्या आपका अल्फा ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या का बी मान लेते हैं। तो पहली संख्या यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि ए गुने बी बराबर क्या होगा, लौसा गुने मौसा। लौसा कितना है आपका, लौसा 182 है, और मौसा कितना है, तो आपको 13 है, यही तो है। चलिए, और आपको पता है कि पहली संख्या 16 है, ये भी चीज पता है आपको। तो पहली संख्या 16 है, यानी कि सॉरी 26 है, तो क्या लिखेंगे, 26 गुने बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 182 गुने 13। तो बी बराबर क्या होगा, 182 गुने 13 अपॉन क्या हो जाएगा, 26, यही तो होगा। अब देखो फिर से समझना मेरे दोस्त, बहुत इजी है अगर समझोगे तो। ऐसे तो आपको लगेगा कि बहुत भारी है, कुछ है नहीं। ए गुने बी, ए क्या है पहली संख्या, बी क्या है दूसरी संख्या, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर लौसा गुने मौसा होता है। तो ए गुने बी बराबर, लौसा का वैल्यू क्या है, मौसा का वैल्यू ऑलरेडी पता है आपको, डाल दिए गुना करके। और ए का वैल्यू, क्योंकि पहली संख्या 26 है, गुने बी है, बी क्या है दूसरी संख्या, बी हमको ज्ञात करना है, इसका टू इतना हो गया, 16 जाएगा भाग में यहाँ से। अब देखिए, यह 13 से 26 कटेगा 2 मरतबे, 2 से यह कटेगा 91 मरतबे, 9 दूना 18 और 1, 91 मरतबे कटेगा। यानी कि बी का वैल्यू जो हमारे पास आएगा कितना आएगा, 91। यानी कि बी बराबर हमको आया 91। बी बराबर क्या है मुझे, 91 आ गया। यही आपका आंसर हो गया, बी बराबर 91। और बी क्या हमारा यही ना है, बी बराबर क्या है हमारे पास जो आया 91। तो याद रखना, दूसर की संख्या आपके पास क्या है, 91 है, और पहली संख्या आपका 16 है। यही आपसे पूछ रहा था, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आराम से ज्ञात हो जाएगा, यह इजी क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, चलो मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगले के क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो होता है उसका प्रयोग करके 963 और 557 का मौसा ज्ञात करें। देखो यूक्लिड विभाजन, एक यूक्लिड बाबा थे, ठीक है ना, हो सकता है किसी के चाचा रहे होंगे। तो यूक्लिड काका जो थे, वो एक मौसा ज्ञात करने का, देखो मौसा कितने तरीका से ज्ञात होता है। तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके आपको दो संख्याओं का मौसा कैसे ज्ञात होता है, चलो सीखते हैं।
ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना है, क्या चीज आप याद रखना, आओ इधर आओ सीख तो यहाँ पे मैं बगल में मौसा करता हूं, कैसे करेंगे देखो। तो इसमें दो संख्या में एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या होता है। तो छोटी संख्या क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बात, छोटी संख्या को हम क्या मानते हैं, भाजक मानते हैं, यानी कि 557। और बड़ी संख्या के भाज्य मानते हैं, भाज्य यानी कि जिसमें भाग दिया था 963, इस तरह से। चलो इसको भाग देने शुरू करते हैं। तो बताओ 963 में अगर 500 653 से भाग 57 से भाग देंगे कितने मरतबे, एक मरतबे कटेगा। चलो एक मरतबे कितना आएगा, 557, सॉरी 657 है ना। तो घट के कितना आएगा, तो 13 में से 6 गया, 7 का 6 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी कि 306 हो गया। और देखो यह कहता क्या है, रूल क्या है, थोड़ा रूल समझिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो कहता है, अगर आप किसी का मौसा अगर ज्ञात कर रहे हैं, पहले ये फॉर्मेट ज्ञात कर रहे हैं, ये तब तक ज्ञात कीजिए जब तक इसका शेष 0 ना आ जाए, शेष 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे शेष तो कितना है, 306 आ गया। तो अब क्या करेंगे, फिर यहां से हम क्या करेंगे, इसको जो शेष आया उसको भाज्य मान लेंगे, सॉरी भाजक मान लेंगे। और जो यहाँ पे पहले भाज्य था उसको हम लोग जो पहले भाजक था उसको भाज्य मान लेंगे, यानी कि 600 यहाँ पे 657 यहाँ पे आ जाएगा। समझना, फिर से आपको रंग चेंज कर रहा हूं, समझना। यानी कि पहले जो पहले यहाँ पे बड़ी संख्या थी यह वाला कितना था, 963, और छोटी संख्या 657 था। तो 657 से 963 में भाग किए एक मरतबे, तो हमारा शेष आ गया 306। लेकिन हमको जीरो जब तक शेष नहीं आएगा जब तक भाग करना है। तो जो शेष आया वो हमारा बन जाएगा भाजक, और जो पहले शेष था, पहले जो भाजक था वो बन जाएगा भाज्य, यानी कि 657 भाज्य था वो बन गया, सॉरी भाजक था तो भाज्य बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया। फिर अब 306 से भाग देंगे, इतना में कितने मरतबे कटेगा, तो 2 मरतबे कटेगा। 2 मरतबे कितना आ जाएगा, तो 600 आपका 12 आ जाएगा। अब देखिए, अब 6 से 12 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 में से 7 में से 2 घटेगा तो 5 आ जाएगा, और 5 में से आगा 1 घटेगा तो 4 आ जाएगा, और यह 0 आ जाएगा। फिर भी अभी 0 नहीं है, अभी 45 बचा हुआ है। और 45 क्या बन जाएगा, अभी भी जब तक 0 नहीं आएगा जब तक करना है। अब देखो, ठीक है। अब क्या हो गया, अब यह बन गया भाज्य, क्या बन गया, भाजक, यह बन गया भाजक। 45 बन गया भाजक, और 603 जो था, सॉरी 306 जो था आपका बन जाएगा भाज्य। तो क्या बन जाएगा, 603, सॉरी 306 ना, 306 बन जाएगा। 306 को अगर हम कितने मरतबे काट सकते हैं, 45 में अगर हम 6 से भाग देंगे 270 आ जाएगा। 6 से भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, 270। अभी भी 0 नहीं आने वाला है, तो 6 में से 0 घटेगा 6 प्राप्त होगा, 10 में से 3 घटेगा 3 प्राप्त होगा, ठीक है ना। 36 प्राप्त हो गया, ठीक है ना। अभी भी आपका 0 नहीं आएगा, अभी भी 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, हाँ चलिए, अभी भी 0 नहीं आया है। अब क्या करेंगे, यह बन जाएगा भाजक, यह बन जाएगा भाजक, और जो 45 था वो बन जाएगा भाज्य। 36 में 45 से कितने मरतबे लगा सकते हैं भाग, तो एक मरतबे। तो क्या हो जाएगा, 36 में घटेगा तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 15 में 6 गए 9 बच जाएगा, 9 आ गया। अभी भी आपका 0 नहीं आया, अभी भी आपका 0 नहीं आया, यानी कि आगे और हल होगा। अभी आगे और हल होगा, यानी कि फिर अब इसमें भाग देंगे कितने से, 36 से, यानी कि 36 आ जाएगा यहाँ पे, और 9 से भाग देंगे 36 में। हो सकता है कि पहली बार आपको दिक्कत हो, तो 9 चौका 36, यानी कि 4 मरतबे कट जाएगा 36, और लास्ट में आपका 0 0 आ चुका है, और 0 0 आ गया तो हो गया काम खत्म। इसमें कितने स्टेप में बना, पहला स्टेप, दूसरा का स्टेप, तीसरा का स्टेप। अब देखो इसमें भाज्य गिनो, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप में बना। तो 5 स्टेप में बना, तो इसमें कौन चीज क्या है आपको पता है कि नहीं, कौन चीज क्या होता है आपको पता है या नहीं, आप बता सकते हो। नहीं पता है तो बताइए मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें कौन चीज क्या है आप याद रखना। अगर अगर इसमें अगर ऐसे लगता है, तो देखो यह जो भाज्य होता है इसको भाज्य कहते हैं, भाज्य को हम ए द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है ना।
जो यहाँ पे होता है भाजक, जिसको हम b द्वारा दर्शाते हैं, और ये जो भागफल इसको कहते हैं भाग्यफल। भागफल को हम q द्वारा दर्शाते हैं, भागफल को q द्वारा। और जो यहाँ पे शेष बचता है, शेष फल, जिसको शेष फल कहते हैं, उसको हम r द्वारा दर्शाते हैं। क्या द्वारा? r द्वारा दर्शाते हैं। क्योंकि हर स्टेप में 3 चीज आएगा, हर स्टेप में 4 चीज। पहला आपका यह हो जाएगा b, यह हो जाएगा a, यह हो जाएगा q, यह हो जाएगा आपका r। फिर सेकेंड स्टेप में यह आपका हो जाएगा a, यह हो जाएगा b, यह हो जाएगा q, यह हो जाएगा r। हर स्टेप में फिर आपका हो जाएगा a, ये हो जाएगा आपका b, ये हो जाएगा q, ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा। हर स्टेप में ऐसा ही होगा, क्योंकि यह याद रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, b द्वारा भाजक। तो क्या होता है, सूत्र क्या होता है, चलो सूत्र देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो कहता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है, यहाँ देखना, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से, या यूक्लिड विभाजन के प्रयोग, या एल्गोरिथम के प्रयोग, प्रयोग से। तो यूक्लिड विभाजन प्रयोग से इसका एक सूत्र दिया जाता है। जो सूत्र क्या है, मैं सूत्र लिख देता हूं आपको, यह हटा रहा हूं, ठीक है ना, यह हटा देता हूं। यह सूत्र क्या कहता है, सूत्र लिखो। सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें ए बी कितने स्टेप है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप। यह अब इसके लिए एक फॉर्मेट है, इसको आपको बनाओ या ना बनाओ, मेन यही फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन कहता है। तो पहला आपको जो पीला रंग से दिख रहा है, पहला स्टेप है। तो पहला स्टेप में ए कौन है, पहला स्टेप में ए कौन है, तो याद रखना भाज्य ए होता है, नहीं कि 900, आपका 963, कितना है, 963 आपका भाज्य है। बी कौन है, बी आपका याद रखना भाजक होता है, तो भाजक कौन है, 657 है, कितना है, 657। और क्यू क्या है, क्यू आपका भागफल होता है। भागफल क्या है, पहिलका वर्ग के लिए, पीला वर्ग के लिए भागफल, तो गुने क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस शेषफल क्या है, शेषफल इसका क्या है, इस पहले वाले पीले वाला के लिए 306 है, 306 लिखेंगे। पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, अभी जब तक जीरो नहीं आएगा, क्योंकि यह फॉर्मेट था, लेकिन मेन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अगले का स्टेप में बताओ, ये जो आपको जो नजर आ रहा है सुगापंखी कलर, इसमें ए कौन है, तो ए आपका 657 है। तो आपका इसमें अब क्या है, बी प्लस क्यू आर है। तो बी कौन है, बी आपका 306 है। आपका क्यू कौन है, इसका भागफल कितना है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। प्लस शेषफल कितना है इसका, तो शेषफल आपका 45 से 45 लिखेंगे। फिर लिखिए अगला स्टेप, 2 स्टेप हो गया। तीसरा का स्टेप में देखिए, तीसरा का स्टेप में आपका ए कौन है, 306 है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए आपका जो होगा 306 हो जाएगा। चलिए बी के सामने बी क्या हो जाएगा, 306 के लिए बी आपका हो जाएगा, भाजक कौन है, 45 है, तो 45 आपका बी हो जाएगा। क्यू कौन है आपका, तो क्यू आपका 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 प्लस शेष कितना बचा है, 36, 36 इसका शेष हो जाएगा। आर, आर हो जाएगा 36। अगला देखो, अब फिर इस स्टेप में देखना, अब बताओ इस कलर वाला में कौन सा ए है, ए आपका 45 है, बी आपका कितना है, 36 है, क्यू आपका 1 है, और शेष कितना है, आर क्या है, 9 है। चलो इसमें देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए क्या है उसमें, 45 है आपका, ए क्या है, 45 है, इक्वल टू, तो बी क्या है उसमें, तो बी आपका 36 है, तो 36 डाल देंगे। और आपका क्यू क्या है, क्यू आपका 1 है, 1 डालेंगे। प्लस शेष कितना है, आर क्या है, आर आपका 9 है। फिर अब लास्ट स्टेप बच रहा है, लास्ट स्टेप कितना है, ए है आपका 36, ए आपका 36, बी 9, और क्यू आपका 4, और आर आपका 0। तो आपका कितना हो जाएगा, 36 आपका ए है, बी आपका कितना 9 है, और क्यू आपका क्या है, 4 है, और आर आपका 0 है। और देखो यही एल्गोरिथम कहता है, यह तो आपको फॉर्मेट बनाने के लिए बताए हैं, मेन यही फॉर्मूला, इसी को क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन। आप ये बगल वाला भाग करो या ना करो, लेकिन भाग नहीं करोगे, यह सीखोगे नहीं, तो यह बनेगा कैसे, यह तो डायरेक्ट आपको बनाने नहीं आएगा। तो डायरेक्ट बनाने नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यह दिक्कत हो जाएंगे, इसी वजह से क्या करते हैं, इसको हम करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया, तो जब तक शेष जो आता है, शेष जो आ गया,
उसका जो आपका शेष में जो आपका बी आता है, बी वही हमारा मौसा होता है। तो शेष आपका 0 आ गया। तो आर बराबर यहाँ पे चूंकि आर बराबर 0, इसीलिए इसीलिए मौसा बराबर 9। समझ में आया कि नहीं तंगा? बताइए जरा। हमने कहा आपका आर बराबर जब शेष 0 आ गया, उसका जो बी होता है, बी मतलब जिसको कहते हैं भाजक, वो आपका आंसर होता है, वही आपका मौसा होता है। तो मौसा बराबर 9 हो जाएगा। तो यह यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके बनाने के लिए पूछता है और फिक्स है ये क्वेश्चन आएगा। तो एक ही क्वेश्चन अभी बताए हैं, इस तरह से भी बहुत सारे क्वेश्चन इसको बताएंगे, टेंशन मत लेना। 4 क्वेश्चन क्लियर है? तो 4 तरह के 4 टाइप क्वेश्चन आ गया और चारों टाइप से एक-एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ऐसे हम प्रैक्टिस के लिए 100 क्वेश्चन इसीलिए तो लिए हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है, देखिए। चलिए, और 5वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाज्य यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 6, 8, 22 का मौसा तथा लौसा ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपका अंक 6 है। तो 6 को हम क्या करते हैं, 6 है तो 6 का आभास गुणनखंड करेंगे। तो आभास गुणनखंड कितने मरतबे, 2 गुने 3 मरतबे कट जाएगा। क्योंकि 6 का अगर हम भाग देंगे, 6 से अगर आभास गुणनखंड करेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 2 मरतबे कटेगा। 3 हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, चलिए। अगर हम आगे क्या है, 8 है, तो 8 का आभास गुणनखंड कितना होगा। 8 का आभास गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, देखिए। आभास गुण 8 को करेंगे 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा। फिर 4 को 2 से भाग लग जाएगा तो फिर 2 आएगा, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 आया। यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं। इक्वल टू में चाहे तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 के पावर क्या होगा, 1 होगा, गुने 3 के पावर 1 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 के पावर 3 होगा ना। चलिए, और उसके बाद क्या है, 22 है, तो 22 के देखते हैं। 22 का भास गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 11 आएगा। 2 गुने 11 आएगा, है ना। नहीं कि 2 के पावर 1, 11 के पावर 1। ठीक है। अब मौसा क्या कहता है, तो मौसा अगर ज्ञात करना है तो मौसा जो होता है, यहाँ पर देखिए, मौसा बराबर कहता है आवास गुणनखंड में जो भी जिसका भी मौसा ज्ञात करना है, तो तीनों में जो कॉमन मिले वही मौसा कहलाता है। तो तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। मौसा अगर इसमें देखो, ये छोड़ो, इसमें देखो, ठीक है ना, उसको लिए उसने यहाँ पे देखो। तो देखो अगर हम यहाँ 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि एक आपका हो गया 2। ठीक है। अगर इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है तो नहीं होगा। इसमें अगर 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, क्योंकि एक 2 तो ऑलरेडी ले चुका हूं। इसमें 11, इसमें नहीं है, यानी कि हो गया डायरेक्ट 2 आंसर मौसा हो गया। अब लौसा की बात है। लौसा जो कहता है लौसा जो कहता है कि इसमें जो है, जो भी अंक है उसका अधिकतम घात, जैसे 2 है, यह 2 है, यह 2 है, तो तीनों 2 में से कोई एक ही 2 लेना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा पावर होगा उसको, तो इसमें 2 के पावर 1 लेंगे कि 2 के पावर 3 लेंगे, कि 2 के पावर 1 लेंगे, 2 के पावर 3 वाला लेना पड़ेगा, यानी कि 2 के पावर 3 गुने। ठीक है, गुने। अब देखिए आगे, अब इसमें 3 है, 3 के पावर क्या है, 3 के पावर अधिकतम 1 है इसमें, तो 3 के पावर 1। ठीक है। अब देखो इसमें 11 भी है, 11 के पावर एक ही है, दूसरा में तो कोई 11 के पावर एक से ज्यादा नहीं है, तो फिर 11 ले लेंगे, काम खत्म। अब देखो गुना करके लिख दे, 2 का मतलब 8 होता है, प्लस सॉरी 8 गुने 3 गुने 11, गुना कर लीजिए। 88 में 3 से गुना करिए, 24 का 4, 2, 8, 1 मिनट, 88 में 3 से गुना करना है, 8 तरीका 24, यानी कि हो जाएगा 88 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 के 4, 2, 8, 24, 2, 26, 226, 264 आ गया। ठीक है, इतना आपका आंसर आ गया। बिल्कुल इजी तरीका से याद रखना। ठीक है ना। किसी को दिक्कत परेशानी है क्या, 1 मिनट में दोस्त थोड़ा सा वेट करना।
हम्म तो आपको आंसर आ गया, मौसा लौसा आ गया, तो यह आपका हुआ। तो आपको आपको 5 क्वेश्चन पढ़ा है 5 पैटर्न का। तो मेरे दोस्त इतना ही रखते हैं। हमको मन था 10 क्वेश्चन पढ़ाने का, लेकिन 10 क्वेश्चन अगर एक लेक्चर में पढ़ाने लगेंगे बहुत समय लगेंगे। मैथ है, 5-5 क्वेश्चन पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे क्वेश्चन पढ़ाएंगे, टेंशन मत लेना। बस शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा लेना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। ऑल सब्जेक्ट का नोट्स पीडीएफ रेडी है, जो मात्र 199 रुपया लग रहा है ऑल सब्जेक्ट के लिए। कितना? 199 में ऑल सब्जेक्ट मिल रहा है। इसमें पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, जिसे आराम से 400 प्लस कर सकते हो। नंबर दिया गया, कंटेक्ट जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त, थैंक यू।